आज के मुख्य समाचार। हाईकोर्ट की रोक पर भाजपा ने बताया जनता जन संघर्ष की जीत। भाजपा ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झोंकी पूरी ताकत। छोटा शिमला सचिवालय के पास लगा लंबा जाम। शिमला में सेहत कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रशासन की रोक। सोना न खरीदने की अपील का कारोबार पर असर। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों और महंगाई पर विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान। केएनएच गायनी ओपीडी शिफ्ट करने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के चलते कुछ समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही केंद्र सरकार ने आम जनता पर बोझ डालते हुए ईंधन के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। परिवहन खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं भी महंगी होती जा रही है, जिससे लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस समय पर्यटन सीजन चल रहा है और बड़ी संख्या में पर्यटक राज्य का रुख कर रहे हैं। ऐसे समय में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि होटल, ढाबा और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को पहले ही बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। इससे खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर पर्यटकों और स्थानीय कारोबार पर पड़ सकता है। मंत्री ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि लोहे, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे विकास कार्यों और निर्माण कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हर चीज महंगी होती जा रही है, चाहे लोहे की बात करें, सीमेंट की या रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं की, सभी के दाम लगातार बढ़ रही है। इससे आम लोगों के साथ साथ छोटे व्यापारियों और निर्माण कार्यों पर भी दबाव बढ़ रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान होटल और ढाबा संचालकों को उम्मीद रहती है कि सीजन अच्छा रहेगा, लेकिन बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों के दामों ने उनकी लागत को काफी अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में कारोबारियों को कई जगह खर्च कम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति जारी रही तो पर्यटन उद्योग पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। तो पहले भी कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कूटनीति की विफलता है और ये तो दिखती हुई बात थी कि चुनावों की वजह से जो पश्चिम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु में, केरला में जो चुनाव हो रहे थे उसकी वजह से ये दाम नहीं बढ़ाए गए थे पेट्रोल और डीजल के। हालांकि कुछ समय पहले कमर्शियल एलपीजी के दाम डबल कर दिए गए थे, जिससे कारोबारियों को तो नुकसान हुआ ही, मगर जो हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, ढाबा वाले हैं, आप जानते हैं प्रदेश में यही सीजन होता है जब अधिकतर हमारे, चाहे कुल्लू मनाली है, शिमला है, आपका धर्मशाला है, मैक्सिमम जो है आपके टूरिस्ट इस समय में आते हैं और यही आमदनी का एक जरिया है। तो सबसे बड़ी मार सबसे पहले तो आपके होटेलियर्स को, ढाबा ओनर्स को, रेस्टोरेंट ओनर्स को पड़ी और अब दूसरी मार जो है वो हमारे पेट्रोल और डीजल पिछले कल महंगा कर दिया गया। ये निश्चित तौर से जहां पे हमारे कमर्शियल गाड़ियों पे एक बोझ डालेगा, उससे आम महंगाई, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो सरिया है, एल्यूमिनियम तो वैसे ही बहुत महंगा हो गया है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी है उसकी लगातार जो है वो महंगाई की वजह से, जो ब्लॉकेज हुआ है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, सब्जियां हैं, तेल है, दूध है, जिनका रोज का आदान प्रदान मार्केट में होता है, स्वाभाविक है जब तेल बढ़ेगा, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उस जो है दाम इन चीजों के बढ़ेंगे और इसका सीधा नुकसान हमारे प्रदेश के बागवानों को, किसानों को और हमारे प्रदेश के जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको उसका देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर सरकार को जो है वो तुरंत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इसमें कोई बात नहीं हो रही है, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। और
बिटुमन का एक वैसे ही मसला हमारे पूरे देश के अंदर है। ये केवल हिमाचल की बात नहीं है। यही सीजन है जब मैक्सिमम टारिंग पूरे प्रदेश के अंदर होती है। हमारा टारगेट है कि हमने प्रदेश में करीबन करीबन जो है 500 से 600 किलोमीटर टारिंग इस सीजन के अंतर्गत करवानी है। मगर क्योंकि दाम बढ़ गए हैं, एकदम डबल बिटुमन के दाम हो गए हैं, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मसला केवल हिमाचल प्रदेश का नहीं है। दिस इज अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑल ओवर द कंट्री। हर जगह पे मैं और जगहों के जो हमारे लोक निर्माण मंत्री है, कई जगहों पे और विभाग के मंत्री है, उनके बयान भी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में भी ये मसला छाया हुआ है, राजस्थान में भी ये मसला छाया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ये मसला छाया हुआ है। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रदेश के कंज्यूमर्स के ऊपर, प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रहा है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो चीन गए, वहां पे बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, मगर कोई भी इसमें सोल्यूशन जो है अभी तक ईरान का वॉर का और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का निकल कर नहीं आया है। तो हम जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, मगर इसको प्रधानमंत्री जी को और उस स्तर पे इसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि हम देश की बात तो कर ही रहे हैं, मगर इसका सीधा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों को हो रहा है। पहले तो केवल था कि एंटिसिपेशन में था कि हो सकता है, मगर अब हमको उसका इफेक्ट देखना, रोजमर्रे के जीवन में लोगों को देखना शुरू हो गया है। जिस तरीके से अपील करी जा रही है कि गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से अपील की जा रही है कि सोना का जो है कम खरीदा जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सोनार है हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर सीधा जो है प्रहार है। सोनार की इंडस्ट्री में, ज्वेलरी के इंडस्ट्रीज में कितने हमारे जो है कारीगर, जिनका रोज का जो है वो जीवन, उनकी दाल रोटी इस बिजनेस से चलती है। अगर आप सीधे रूप से उनको डिसइन्वेंटाइज कर रहे हैं कि आप मार्केट से सोना ना उठाए या सोना ना खरीदे, तो निश्चित तौर से उनके पेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी लात मारी है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, और मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मसले राजनीतिक दृष्टिकोण से हमको इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर लार्जर इंटरेस्ट फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसमें जो है केंद्र सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि इन सब चीजों के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश के संबंध में निर्णय लिए जाए। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर हम सभी जो इसके अफेक्टेड लोग हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी है, चाहे वो हमारे कारोबारी है, चाहे वो हमारे सोनार है, उनके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या इसका वे आउट है, क्या इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। उसके ऊपर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। यही एक लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपको सभी स्टेक होल्डर से बार बार उसमें बात करनी है। जो रिलीफ उसमें प्रदेश की ओर से दिया जाता है वो दिया जा सकता है, उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, मगर कुछ चीजें इसमें प्रदेश के पैरामीटर्स में नहीं आती है, नेशनल इश्यूज है। तो कैसे उसका संज्ञान लेना है, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और हम तो यही एक निवेदन उनसे करना चाहेंगे कि आप पहले ही देश में इतनी जो है वो बेरोजगारी है, उसके ऊपर महंगाई की जो मार अब ये हमारे देश के लोगों को पड़ रही है, प्रदेश के लोगों को पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, पूरी मजबूती से, चाहे वो मंडी है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो पालमपुर है, चाहे वो सोलन है, हर जगह में जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे, जिनको जिम्मेवारियां पार्टी की ओर से दी गई थी, हमने पूरी मजबूती से पार्टी को जिताने का हर संभव प्रयास किया है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी इंचार्ज और सभी लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान हर क्षेत्र में दिया है। तो मुझे विश्वास है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में दिखेंगे, और हम शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने पहले भी ये बात करी कि मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को आगे ले जाने में हम विश्वास रखते हैं, और हमने हमेशा केंद्र से भी हिमाचल के, चाहे वो मेरे पीडब्ल्यूडी से संबंधित मसले हैं, उसमें भी हमने बजट लाने का प्रयास किया, और वैसे ही शहरी विकास में भी अभी हमें हमने करीबन 5,400 करोड़ के पैकेजेस जो है यहाँ से प्रपोजल्स भेजे थे,
जिसके करीबन 1200 करोड़ की स्वीकृतियां हमको हिमाचल के लिए प्राप्त हो गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र में शनिवार को भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। सचिवालय के पास सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई, जो दिन चढ़ने के साथ साथ और अधिक बढ़ती चली गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई वाहन चालकों को कुछ ही दूरी तय करने में 30 से 40 मिनट का समय लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लाइनें लगी रही और लगातार बढ़ते दबाव के कारण ट्रैफिक पुलिस को मौके पर अतिरिक्त जवान भी तैनात करने पड़े। शनिवार होने के कारण शहर में स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। वहीं सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और बाजारों की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से सचिवालय मार्ग पूरी तरह व्यस्त दिखाई देने लगा। छोटा शिमला से सचिवालय और आगे कार्ट रोड की ओर जाने वाला मार्ग सबसे अधिक प्रभावित रहता है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में वन वे ट्रैफिक सिस्टम भी लागू किया गया है। इसके बावजूद वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या और सीमित सड़क क्षमता के कारण जाम की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। छोटा शिमला क्षेत्र में भी वाहनों को नियंत्रित तरीके से निकाला जा रहा था, लेकिन दबाव इतना अधिक था कि ट्रैफिक बार बार रुकता हुआ नजर आया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने कई स्थानों पर स्वयं मोर्चा संभाला और मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल भी किया। पुलिस कर्मी लगातार वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालते हुए दिखाई दिए ताकि किसी तरह यातायात पूरी तरह बाधित न हो। इसके अलावा कुछ मार्गों पर अस्थायी डायवर्जन भी शुरू किया गया। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि राजधानी शिमला में पार्किंग की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले पार्किंग सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। सचिवालय, छोटा शिमला, संजौली, लक्कड़ बाजार और मॉल रोड से जुड़े क्षेत्रों में अक्सर सड़क किनारे वाहन खड़े दिखाई देते हैं, जिससे सड़कें और तंग हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि कई सरकारी कार्यालयों के आसपास पर्याप्त पार्किंग नहीं होने के कारण कर्मचारियों को सड़क किनारे ही अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होता है और जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जाम के कारण सबसे अधिक परेशानी आम लोगों और पर्यटकों को उठानी पड़ रही है। कई लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्कूल बसें, टैक्सी और निजी वाहन लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। कुछ पर्यटकों ने बताया कि शिमला की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने आए थे, लेकिन ट्रैफिक जाम ने पूरा अनुभव प्रभावित कर दिया। टैक्सी चालकों ने कहा कि सप्ताह के अंत में और पर्यटन सीजन के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। उनका कहना है कि कई बार छोटी दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लग जाता है, जिससे यात्रियों के साथ साथ ड्राइवरों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी शिमला की भौगोलिक स्थिति में ट्रैफिक समस्या बड़ी वजह बनती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सड़क विस्तार की संभावनाएं सीमित है। दूसरी ओर शहर की आबादी और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल बड़ी संख्या में नए वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि सड़क नेटवर्क लगभग वही बना हुआ है। इसके अलावा पर्यटन सीजन में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। होटल, बाजार और सरकारी संस्थानों वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक दबाव देखने को मिलता है। छोटा शिमला सचिवालय क्षेत्र भी उन्हीं संवेदनशील इलाकों में शामिल है जहां ट्रैफिक अक्सर चरम पर पहुंच जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का उपयोग कम करें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। अधिकारियों ने कहा कि सड़क किनारे गलत पार्किंग से बचें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी। आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। स्थानीय निवासी, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि केवल अस्थायी ट्रैफिक प्रबंधन से समस्या का समाधान नहीं होगा। शहर में नई पार्किंग सुविधाएं, वैकल्पिक सड़कें और स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और पार्किंग नीति को सख्ती से लागू करने की मांग भी उठाई जा रही है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में राजधानी की ट्रैफिक समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कमला नेहरू अस्पताल KNH के गायनी विभाग को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शिफ्ट करने के फैसले को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है।
आज जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची और सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते दामों और गायनी ओपीडी को आईएमसी से शिफ्ट किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि केएनएच प्रदेश का प्रमुख महिला अस्पताल है और शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण यहाँ महिलाओं को आसानी से इलाज की सुविधा मिलती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले ही मरीजों को कई जांच, टेस्ट और दवाइयों के लिए आईएमसी जाना पड़ता है। यदि अब पूरा गायनी विभाग ही वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा तो मरीजों की दिक्कतें और बढ़ सकती है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिलाओं ने कहा कि केएनएच लंबे समय से महिला स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। जनवादी महिला समिति द्वारा इस फैसले के विरोध में चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान आज पूरा हो गया। समिति का दावा है कि बड़ी संख्या में महिलाओं और आम लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया और गायनी विभाग को केएनएच में ही बनाए रखने की मांग की। ये हस्ताक्षर अभियान था 1 सप्ताह का, वो हमने आज जो हस्ताक्षर अभियान है आज पूरा किया है और उसको आज हम लोगों ने यहाँ जिलाधीश के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को भेजा, ये केएनएच की शिफ्टिंग को लेकर के, और उसके साथ साथ जो गायनी की ओपीडी जो शिफ्ट की है उसको लेकर के हमने आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की सरकार को यहाँ से ज्ञापन भी भेजा। और ये जो हमने हस्ताक्षर अभियान पूरे शिमला शहर में लिए थे लोगों के, उनको भी आज हमने आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से इसको सबमिट किया है। कितने हस्ताक्षर समर्थन है और लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस शिफ्टिंग को लेकर के, तो इसलिए हम लोगों ने ये अभियान किया था और आज हम लोगों ने ये अभियान जो है अगला स्टेप क्या रहने वाला है? अगला स्टेप क्या रहने वाला है? देखिए, अभी हम लोग इसके लिए बैठक करेंगे कि अगली जो रूपरेखा होगी हमारे आंदोलन की वो क्या रहेगी। अभी हम लोग कल बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद हम आप लोगों को बता देंगे कि इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे। हाँ, देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से हम लोगों ने पिटीशन भी फाइल की हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, तो माननीय हाई कोर्ट ने हमारी बात को जो है बड़े अच्छे से सुना, जनता की और महिलाओं की जो आवाज़ को वहाँ पर सुना, और हाई कोर्ट जो उसका जो माननीय कोर्ट है उसका अध्ययन करेगा और सरकार से जो है रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट तलब की गई है सरकार से कि 28 तारीख तक आप लोग जो वो करेंगे, तो इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार जो है सही आंकड़े बताए और इसमें कोई हेर फेर ना हो और अच्छे से मतलब इस अस्पताल को बचाने के लिए जो है वो कोशिश होनी चाहिए हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की। कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे शिमला की जनता, महिलाओं और भाजपा के जमीनी संघर्ष की बड़ी जीत करार दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह निर्णय साबित करता है कि लोकतंत्र में जन भावनाओं और जनहित से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। भाजपा नेता और शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2022 के प्रत्याशी रहे संजय सूद ने इस मामले में जारी बयान में कहा कि कमला नेहरू अस्पताल केवल एक स्वास्थ्य संस्थान नहीं बल्कि हजारों महिलाओं और परिवारों की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को शिफ्ट करने की कोशिशों के खिलाफ भाजपा लगातार आवाज उठाती रही और जनता भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आई। अब हाईकोर्ट की रोक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता की भावनाओं को नजरअंदाज करके कोई भी फैसला लंबे समय तक नहीं टिक सकता। संजय सूद ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल वर्षों से शिमला शहर और प्रदेश के दूर दराज इलाकों से आने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। विशेष रूप से मातृ एवं महिला स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह अस्पताल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ऐसे में अस्पताल को स्थानांतरित करने का निर्णय हजारों मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकता था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शुरू से ही इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शुरू से इस फैसले का विरोध इसीलिए किया क्योंकि आम जनता खासकर महिलाओं को गंभीर असुविधा होती जा रही थी। भाजपा नेता ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि अब जबकि अदालत ने अस्पताल को शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है तो सरकार को तुरंत प्रभाव से अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह सुचारू करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थी जिससे मरीजों और उनके परिजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनका कहना था कि सरकार को राजनीतिक या प्रशासनिक विवादों से
ऊपर उठकर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिमला सहित प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं इलाज के लिए कमला नेहरू अस्पताल पहुंचती है। यदि अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होती है या उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ेगा। कई महिलाओं को इलाज के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी और आपातकालीन परिस्थितियों में मुश्किलें बढ़ सकती है। संजय सूद ने कहा कि भाजपा हमेशा जनता के अधिकारों और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष जमीन पर किया था और उनके साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं और डॉक्टर्स ने और जो केएनएच का स्टाफ था, सभी लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ रहा था। मगर माननीय सुक्खू जी की सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से शिमला शहर की जनता को तथा प्रदेश की जनता को बहुत राहत मिली है और दुर्भाग्यवश ये जो सरकार है ये जनता की आवाज को नहीं सुनती है और अंततः जो है उच्च न्यायालय के द्वारा ही जो है वो जनता को राहत मिल रही है। अब क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है, इसलिए सरकार से हमारा ये निवेदन है कि तुरंत केएनएच में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई जाएं और जो केएनएच में व्यवस्थाएं पहले से थी वो सारी सुविधाएं जो है वो शिमला की जनता को दी जाए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सुक्खू सरकार के मंत्री जी का एक बयान आया था कि सिर्फ डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं, मगर आज इस फैसले से साबित होता है कि शिमला शहर की जनता हो या शिमला शहर की सामाजिक संस्थाएं हों, डॉक्टर्स हों, स्टाफ हों, सभी लोग जो है जो इस फैसले का विरोध कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय मिला है, इसका हम सभी स्वागत करते हैं और तुरंत सरकार से निवेदन करेंगे कि सभी सुविधाएं केएनएच में उपलब्ध करवाई जाए। पालमपुर नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पालमपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 10 मरण्डा में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करते हुए कहा कि पालमपुर नगर निगम चुनाव केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास और जनहित की राजनीति की है, जबकि कांग्रेस केवल चुनावी वादों तक सीमित रही है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पालमपुर क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में कई बड़े विकास कार्य किए गए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने शहर के विकास को नई गति देने का कार्य किया, जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पालमपुर की जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा करती है और नगर निगम चुनाव में इसका परिणाम साफ दिखाई देगा। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। हिस्सा है, बाढ़ है। आज यहाँ की प्रत्याशी और यहाँ के जनता, यहाँ के कार्यकर्ता एक जुलूस की शक्ल में हर दुकान पर, हर घर पर अपनी दस्तक दे करके 17 तारीख को जो मत पड़ेंगे उसके लिए निवेदन कर रहे हैं। अच्छा माहौल है। लोग कमल के फूल और श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन देना चाहते हैं ताकि इस नगर निगम को श्री जयराम ठाकुर जी ने जिस उद्देश्य के लिए बनाया था वो कांग्रेस समर्थित नगर निगम पूरी तरह से फेल हो गई। हम लोगों से यही आह्वान कर रहे हैं कि समर्थन, आशीर्वाद लोगों के रुख से यही नजर आ रहा है कि नगर निगम पालमपुर की भाजपा समर्थित और वार्ड नंबर 10 से श्रीमती सुमन कटोच जी जीती। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था कि हमारी नगर निगम बनेगी तो लोगों की इच्छा के अनुसार अगर चाहेंगे तो नगर निगम में रखेंगे, नहीं तो मरंडा को नगर निगम से बाहर निकाल देंगे। वो वायदा पूरा नहीं हुआ।
कहा था यहाँ पर पार्क बनाएंगे, यहाँ पर कहा गया था स्मार्ट, यहाँ पर रेन शेल्टर बनाए जाएंगे, यहाँ पर मल निकासी सीवरेज की भी बात कही गई थी। और ये कहा था कि हम नगर निगम में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो राशि लोगों से 50 रुपया और दुकानदारों से 350 रुपया लिया जा रहा है, वो किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। वो भारी भरकम पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन नगर निगम के चुनावों के बाद हाउस टैक्स एरियल सर्वे 26 लाख रुपए की लागत से कंपनी के द्वारा कर दिया गया है। जियो टैगिंग हो गई है। इंतजार में है कि कब ये नगर निगम के चुनाव हो जाएं तो हम उस टैक्स के बिलों का भुगतान या उन बिलों को लोगों के घरों तक पहुंचाएं। पूरी तरह से फेल है नगर निगम। और नगर निगम के जो पार्षद थे उन्होंने और उनके परिवारों ने ठेकेदारी और उन्होंने लूट खसूट मचाई थी। टाइलें बछाना, टाइलें उखाड़ना, ऐसा करके उन्होंने इस नगर निगम में किया है। हम स्वच्छता के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं और कांग्रेस पूरी तरह से फेल है। भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, स्वच्छ बनाएंगे नगर निगम, मरंडा के इस बाढ़ की जो समस्याएं हैं, रेलवे ओवरहेड ब्रिज बनाएंगे, जहां पर कालूदी हट्टी के पास सड़क बनाने की बात है, नाबार्ड से उस सड़क का निर्माण करवाएंगे और सुविधाओं को इस बाढ़ में उपलब्ध करवाएंगे। ये कहना चाहता हूं। देश में सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से 1 साल तक सोना और सोने के गहने कम खरीदने की अपील का असर अब बाजारों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कारोबारियों ने भी इस अपील के बाद व्यापार प्रभावित होने की चिंता जताई है। शिमला के प्रसिद्ध कारोबारी और शील ज्वेलर के मालिक सुशील कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में की गई अपील को व्यापारी समझते हैं, लेकिन इसका सीधा असर ज्वेलरी कारोबार और इससे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। सुशील कपूर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। ऐसे में सरकार की चिंता जायज है, लेकिन अचानक लंबे समय तक सोना खरीदने से बचने की अपील का बाजार पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम देश हित के खिलाफ नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वह राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कही गई है, लेकिन इसका असर कारोबार पर साफ दिखाई दे रहा है। शादी विवाह का सीजन सराफा व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और ऐसे समय में बिक्री कम होने से व्यापारी परेशान हैं। शिमला के बाजार में कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों की संख्या में कमी भी देखने को मिली है। लोग सोने की बढ़ती कीमतों और प्रधानमंत्री की अपील के बाद खरीदारी को टाल रहे हैं। कई परिवारों ने फिलहाल गहने खरीदने की योजनाएं रोक दी है। सुशील कपूर के अनुसार शादी विवाह भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें सोने के गहनों की खरीद लंबे समय से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी रही है। ऐसे में अचानक मांग कम होने से छोटे व्यापारियों और कारीगरों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि उद्योग केवल बड़े शोरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लाखों कारीगर, सोनार, डिजाइनर, पॉलिश कर्मचारी और छोटे दुकानदार जुड़े हुए हैं। यदि लंबे समय तक बिक्री प्रभावित रहती है तो इसका असर पूरे उद्योग पर पड़ सकता है। व्यापारियों का कहना है कि बड़ी कंपनियां किसी तरह स्थिति संभाल सकती है, लेकिन छोटे ज्वेलर्स और कारीगरों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई दुकानदारों ने सरकार से राहत और स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, इसका ज्वेलर्स के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और उससे बिजनेस तो पहले ही काफ़ी कम था रेट्स बढ़ने से, और उसके बाद तो इस बयान के बाद तो बिल्कुल भी बिजनेस पे रोक लग गई है। और जो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा बयान इस तरह से देते कि लोगों को कि अपने घर पे जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको बदलो और नया ना खरीदो, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट आना था। ताकि उससे क्या होना था कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलना था और गवर्नमेंट का जो डॉलर बाहर जाते हैं वो भी नहीं जाने थे।
थे। तो इससे ये इफेक्ट होना चाहिए था, पर इस जो बयान से तो बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि उससे जो लोग सोचते हैं, दोबारा सेकंड थॉट देते हैं कि हम दोबारा परचेज करें ना करें। इस हम तो देखिए प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, पर उनके इस बयान से हम व्यापारी होने के नाते कुछ अब हमारे भी लिमिटेशंस हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, इस हमारे इस ट्रेड के साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं हूँ, मेरे साथ वर्कर है, वर्कर की और फैमिलीज है, वो कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा आगे। गोल्ड देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का बयान आया उसके अगले दिन 11,000, 10 और 11,000 के आसपास गोल्ड बढ़ गया था। ये अलग बात है कि उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, उसके बाद कम हुआ है, पर अभी भी वो पहले के नॉर्मल रेट से काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, वो अब उसके क्योंकि रेट बढ़ने से अब जिनके घर में शादी है उनको शादी पे गोल्ड तो लेना है उन्होंने, वो फिर अपने घर का गोल्ड निकालेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे। वो ज़्यादा, पर वो प्रधानमंत्री जी के कहने से अगर हो जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बात सब सुनते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी बोल देते इस तरह से तो ज़्यादा वो अच्छा होता। हमारे ये सोचिए, जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है उसके बाद तो बिजनेस बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म है। उसके बाद तो अभी तक कोई भी नहीं पूछ भी नहीं रहा आके तो क्या है क्या। सब लोग वेट एंड वॉच देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आगे तो चल रही है। अब जो किट्टी डालेगा तो नेचुरली उसको जो ज्वेलरी मिलेगी तो नए वाले रेट पे मिलेगी, पर वो तो उसी को भी नुकसान है। रेट अगर कम होगा तो उसको भी फ़ायदा है, इंसेंटिव उनको मिलेगा। रेट बढ़ने से सभी को नुकसान है, ये कोई एक आदमी को नुकसान नहीं है, सभी को नुकसान है। ये 11,000 रुपया बहुत होता है, 10,000 पर 10 ग्राम्स बहुत होता है, कोई कम नहीं होता। बाकी देखते हैं अब आगे इसका क्या इफेक्ट आता है मार्केट में, तो थोड़ा सा टाइम ही बताएगा ये। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम की सफाई व्यवस्था संभालने वाली सेहत सोसाइटी वेलफेयर वर्कर यूनियन की हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में बीते कल से सफाई और कूड़ा उठाने का कार्य प्रभावित होने के बाद प्रशासन ने कर्मचारियों के प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिला दंड अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि सफाई कर्मचारी लंबे समय तक हड़ताल पर रहते हैं तो शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। इससे विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर लगने की संभावना बढ़ जाएगी, जो जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। प्रशासन के अनुसार सेहत सोसाइटी वर्ष 2010 से शिमला शहर में घर घर जाकर कूड़ा संग्रहण, उठान और निस्तारण का कार्य कर रही है। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में दैनिक सफाई और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी ऐसी संस्था के कर्मचारियों पर है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर शहर की साफ सफाई व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 15 मई 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप कर दिया। प्रशासन ने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय पर्यटन सीजन का है और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। यदि शहर में कूड़ा उठान बंद हो जाता है तो पर्यटन स्थलों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में गंदगी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के बीच भी राजधानी की छवि प्रभावित हो सकती है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी सेहत सोसाइटी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कई मांगे लंबे समय से लंबित है, जिन पर अब तक उचित निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और आवश्यक सेवाओं को बाधित करना उचित नहीं है। 2 दिनों तक सफाई व्यवस्था प्रभावित रहने के कारण कई इलाकों में लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि लंबे समय तक कूड़ा नहीं उठाया गया तो शहर में स्वच्छता संकट गहरा सकता है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एंटी कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एंटी कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मिलेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत
नमस्कार, मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं सैफ सोसाइटी अध्यक्ष नगर निगम शिमला। आज जो है हमारा हड़ताल का दूसरा दिन शुरू हो गया है। ये हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि पीछे 4 अप्रैल में पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद जो बेनिफिट हमें मिलेंगे। जो लिविंग बेनिफिट थे, लिविंग बेनिफिट था हमारा 10% बढ़ोतरी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और अभी हाल ही में जो है 29 तारीख को जो है 29 अप्रैल को जो है इनका हाउस होता है, उसमें जो है पब्लिक का जो है बिल जो जनरेट होता है वो 10% वृद्धि के साथ होता है। अगर पब्लिक का 10% वृद्धि हुई है, हम यही प्रशासन ने मांग कर रहे हैं, अगर पब्लिक से आपने 10% वृद्धि की है तो हमें भी जो है वो 10% जो हमारे साल वृद्धि होती है वो दी जाए। जनता से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर हमारी वजह से उनको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पर हमने जो है घर में जाके अपने पैम्फलेट छापे और घर में पहुंचाए हैं और उनको पता है इस टाइम हड़ताल पे क्यों है। इस टाइम जो है शिमला शहर की जनता भी हमारे साथ है। जनता हमारे साथ इसलिए जनता यही बोल रही है अगर हमारे बिलों में इंक्रीज़ हुआ है तो आप लोगों को भी जो 10% मिलना चाहिए। अगर मांगे हमारी मानी जाती है, मैं अभी भी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं निगम प्रशासन को, अगर हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, अगर हमारी मांगों को माना जाता है, हम इस हड़ताल को बंद वापस ले लेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल जो अनिश्चितकाल तक चलती है, लंबे समय तक चलती है। अगर हमें कुछ और भी करना पड़े, हो सकता है अगर ज़्यादा ही हड़ताल आंदोलन कड़ा रुख अपनाएंगे, हो सकता है हमें जो कूड़ा भी जो है डीसी ऑफिस के बाहर फेंकना पड़े। चुनाव इस टाइम जो है नगर निगम में नहीं हो रहे हैं, वो नगर निगम से बाहर है। अभी जो है एमसी कमिश्नर साहब हमें ये दिलासा दे रहे कि अभी जो कोर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्योंकि कोर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट तब लगता है अगर एमसी के अंदर ही चुनाव होते हैं। ये चुनाव जो बाहर है अभी भी ये बहाल हो सकता है अगर वार्तालाप करे। जी अभी इनसे वार्तालाप हमारी हुई भी थी बीच में, इन्होंने यही बोला कि मैं जो 1 जून के बाद जो AGM बुलाऊंगा स्पेशल, उसमें आपके जितने भी डिमांड है वो ले जाऊंगा। हमने ये भी कहा अगर ऐसा है तो हमने कहा कि हमें जो लिखित रूप में दिया जाए कि 1 तारीख के बाद AGM होगी, उसमें हमारा 10% बढ़ाया जाएगा, आप हमें लिखित रूप में दो। पर कमिश्नर साहब साफ मुकर गए। इसका कारण ये है कि ये नहीं चाहते कि हमारा 10% बढ़े।